तो यह शायद सबसे खराब, सबसे दुष्ट पादरी है जिसे मैंने कभी देखा है। तो चलो हम उसे पादरी टिम कहते हैं। और पादरी टिम को एक समस्या है, वह बार बार निकाल दिए जाते हैं। वह चर्च के बाद चर्च में अपनी नौकरी खोते रहते हैं क्योंकि वह लगातार किसी न किसी स्कैंडल में शामिल रहते हैं। चर्च से निकाल दिया जाता है क्योंकि वे एक रात स्ट्रिप क्लब छोड़ते हुए पकड़ लेते हैं। अरे वह प्रचारक है। एक और चर्च से निकाल दिया जाता है क्योंकि वे उसे अपनी मंडली के सदस्य के साथ अफेयर करते हुए पकड़ लेते हैं। भाई बस एक खतरा है, लेकिन अंततः वह अब पादरी नहीं रह सकता। इसलिए उसे मिनेसोटा के एक काउंटी जेल में काम करने के लिए एक सामान्य नौकरी लेनी पड़ती है। और निश्चित रूप से यह भी भयानक तरीके से गलत हो जाता है क्योंकि एक बार एक वेश्या जेल छोड़ रही होती है और पादरी टिम वह उसके पीछे पड़ जाता है और वह उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। और उस सवारी पर वह फिर उसे ऐसे करने के लिए आगे बढ़ता है और बाद में वह उसके खिलाफ आरोप लगाती है। और इसलिए पुलिस पादरी टिम को गिरफ्तार करती है और उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाती है। वाह, यह वास्तव में एक हल्की सजा है, ठीक है। लेकिन पादरी टिम के बारे में एक और बात है, उसके पास वास्तव में एक पत्नी और बेटियां हैं। तो उसकी पत्नी जेनट, और जेनट को अपने पति द्वारा वेश्या के साथ काम पता चलता है और वह कहती है सब कुछ बकवास है और वह उसे छोड़ देती है और अपनी बेटियों को लेकर मिनेसोटा से अलबामा चली जाती है। और महीनों बाद पादरी टिम वास्तव में जेल से बाहर आता है और वह सीधे मिनेसोटा से अलबामा जाता है ताकि जेनट और अपनी बेटियों के करीब रह सके। और किसी तरह वह जेनट को यह विश्वास दिलाता है कि वह बदल गया है और दुर्भाग्यवश जेनट उसे वापस ले लेती है। और इसलिए अलबामा में टिम एक स्थानीय पेंटिकोस्टल चर्च में पादरी के रूप में नौकरी पाता है। अब वह उन्हें नहीं बताता कि उसे अन्य चर्चों से निकाल दिया गया है या कि वह एक वेश्या के साथ बलात्कार करने के लिए जेल से बाहर आया है, तब वे उसे कभी नहीं रखेंगे। नहीं, इसके बजाय वह अपने रिज्यूमे पर बाकी लोगों की तरह झूठ बोलता है और पादरी टिम को यह नौकरी मिल जाती है और वह इस चर्च में उपदेश देना शुरू करता है और चर्च के लोग उसे पसंद करते हैं, कहते हैं कितना मसीह जैसा है। लेकिन दुर्भाग्यवश पादरी टिम वास्तव में मसीह जैसा नहीं है क्योंकि इस सब के दौरान वह इस महिला से ऑनलाइन बात करना शुरू करता है। उसका नाम मॉली है और भले ही वे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं, मॉली को लगता है कि पादरी टिम शानदार है और इसलिए वे बातचीत करते रहते हैं और उनकी अच्छी बनती है और वे छेड़खानी कर रहे हैं और समय के साथ वे एक काफी गंभीर रिश्ते को विकसित करते हैं। बिल्कुल, पादरी टिम उसे नहीं बताते कि वह कौन है। वह उसे फर्जी नाम देता है और नहीं बताता कि वह शादीशुदा है। वह उसे बताता है कि वह एक नेवी सील है। रिकॉर्ड के लिए वह वास्तव में नेवी सील नहीं है, लेकिन खैर किसी न किसी समय पादरी टिम अपनी पत्नी जेनट को बताना शुरू करते हैं कि उसे आधिकारिक चर्च के काम से शहर से बाहर जाना है। लेकिन निश्चित रूप से कोई आधिकारिक चर्च का काम नहीं है, वह बस इसका बहाना बना रहा है ताकि वह चुपके से जाकर मॉली से मिल सके। और तभी वह अलाबामा से वॉशिंगटन राज्य उड़ान भरता है और वह मॉली के साथ संबंध बनाना शुरू करता है और इसलिए यह संबंध मॉली के साथ जारी रहता है और समय के साथ दोनों के बीच चीजें और भी गंभीर होती जाती हैं। और पादरी टिम वह इस दोहरी जिंदगी का नेतृत्व करता है। वह अपनी पत्नी जेनट के साथ अलाबामा में कुछ समय बिताता है और मॉली के साथ वॉशिंगटन में कुछ समय बिताता है और यह उसके लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है। यहाँ तक कि अंततः पादरी टिम अपनी पत्नी जेनट के साथ मॉली के साथ लगभग 1 दशक से धोखा दे रहा है और तभी वह मॉली को प्रस्तावित करने का निर्णय लेता है। हालांकि वह जेनट से शादीशुदा है और शायद उसे कोई जानकारी नहीं है कि वह इस दूसरी महिला से मिलने के लिए चुपके से जा रहा है। तो प्रस्ताव के बाद टिम अलाबामा लौटता है और वह एक अच्छे पति होने का नाटक करता रहता है और एक अच्छे पादरी होने का नाटक करता रहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पादरी टिम इस झूठ को बनाए नहीं रख सकता, इसलिए वह अपनी पत्नी जेनट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक विचार बनाता है। और इसलिए पेंटिकोस्टल चर्च में जहां पादरी टिम उपदेश देते हैं, कभी कभी वे एक चैरिटी इवेंट आयोजित करते हैं। इस चैरिटी इवेंट में वे किसी कारणवश सभी लोग प्यू प्यू करते हैं। अमेरिका में आपका स्वागत है। और जब चर्च इनमें से एक इवेंट आयोजित करता है तो एक बार जब इवेंट खत्म हो जाता है, पादरी टिम उन 3 राइफलों में से 3 को अपने घर ले जाता है। और जब वह और जेनट घर पहुंचते हैं तो पादरी टिम उससे राइफलों को घर में ले जाने में मदद करने के लिए कहता है और वह उसे एक राइफल देता है और फिर वह बाकी 2 ले लेता है।
और वह उसके पीछे के दरवाजे से होकर उनके बेडरूम में जाता है। और जैसे ही टिम दरवाजे से गुजरता है वह एक राइफल उठाता है और उसे जेनेट की पीठ पर लक्ष्य बनाता है और वह ट्रिगर दबाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। और उनकी बेटियां घर पर हैं, इसलिए बेटियां अंदर आती हैं और वे सभी चिल्ला रही हैं और यह एक भयानक दृश्य है। और दुर्भाग्यवश जेनेट उस गोली से बच नहीं पाती। फिर पुलिस पहुंचती है और टिम से पूछते हैं क्या हुआ। शायद वह कहता है यह दुर्घटना थी। प्यू प्यू गलती से किसी चीज से टकरा गया और अचानक चल गया, और इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस उस पर विश्वास करती है और वे पूरे मामले को एक दुर्घटना मान लेते हैं। और इसलिए यह एक भयानक स्थिति है और सभी डेवस्टेटेड हैं और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ, राइफल गलती से कैसे चली गई। और एक महिला जो सच जानना चाहती है वह है जेनेट की बहन। जेनेट की बहन सुनती है कि पादरी टिम ने गलती से जेनेट को गोली मारी और वह संदिग्ध हो जाती है। उसने हमेशा सोचा था कि पादरी टिम थोड़ा संदिग्ध व्यक्ति है। तो जेनेट की बहन स्थानीय जिला अटॉर्नी को एक ईमेल भेजती है और बूम, जिला अटॉर्नी मामले पर एक जासूस को लगा देते हैं। अब जासूस जांच शुरू करता है और वह लगभग तुरंत पता लगाता है कि पादरी टिम के पास किसी कारणवश 2 ड्राइविंग लाइसेंस हैं, एक उसके असली नाम के साथ और एक पूरी तरह से अलग उपनाम के साथ, जैसे कि उसके पास 2 पहचाने हैं। और इसलिए जासूस जांच करता रहता है और वह पादरी टिम के फोन रिकॉर्ड की जांच करता है और वह वॉशिंगटन राज्य के एक नंबर पर सभी ये देर रात के फोन कॉल देखता है। तो वह फोन नंबर को एक महिला जिसका नाम मॉली है तक ट्रैक करता है। और इसी समय जेनेट की बहन वह भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रही है और वह जासूस से संपर्क करती है और उसे इस अफवाह के बारे में बताती है जो उसने सुनी थी कि पादरी टिम के पास एक प्रेमिका हो सकती है, एक प्रेमिका जिसका नाम मॉली है। और इसलिए कापो सब कुछ जासूस के लिए सही जगह पर आना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि वह सच जानता है कि पादरी टिम ने जेनेट को खत्म कर दिया ताकि वह अपनी प्रेमिका मॉली के साथ रह सके। लेकिन दुर्भाग्यवश पादरी टिम पर हत्या का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। फिर एक दिन पादरी टिम जाता है, कुछ वास्तव में बेवकूफी भरा करता है। जेनेट की मौत के 3 महीने बाद पादरी टिम जाता है और वह जेनेट के नाम पर दस्तखत करता है और उसके नाम पर $5000 का ऋण लेता है। और निश्चित रूप से इसे संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया जाता है क्योंकि मृत लोग आरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और इसलिए जासूस वह इस जानकारी का उपयोग पादरी टिम को लाने और इस रहस्यमय आरण के बारे में उससे पूछताछ करने के लिए कर सकता है। और जबकि वह इस जालसाजी के बारे में उसका साक्षात्कार ले रहा है, वह हत्या के बारे में उससे पूछना शुरू करता है और वह इस पर लगातार दबाव डालता है। और पादरी टिम बहुत नर्वस है और वह गुस्से में है और वह यह बताने में बार बार बदलाव करता है कि यह कैसे हुआ और कैसे गोली चली। और इसी समय मामले पर काम कर रहे कुछ अन्य अधिकारी वे मॉली को ढूंढते हैं और उसे बताते हैं कि पादरी टिम वास्तव में कौन टिच है, कि वह वास्तव में एक नौसेना सील नहीं है। वह अल्बामा में रहने वाला एक पादरी है जिसे संदेह है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। वे उसे कहते हैं कि वह उसे असली नाम और पहचान से धोखा देने के लिए नकली नाम और फर्जी आईडी का उपयोग कर रहा है। यही कारण है कि उसके पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस हैं। और मॉली कहती है ओ वाह, और वह गुस्से में आ जाती है और तुरंत उस पर पलट जाती है। वह उसके साथ ईमेल और पत्राचार सौंपना शुरू कर देती है, कहती है मैं आपको भी जानकारी चाहिए दूंगी। अंततः पुलिस उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लेती है और फिर बम वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर है। और अंततः पादरी टिम का 2 बार मुकदमा चलता है और उसे अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया जाता है और उसे जीवन की सजा सुनाई जाती है जेल में। अच्छा,